ठंड में गर्मा गर्म सूप वाली। आने दो, आज तो इसको मैं इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। रात के 8 बज रहे हैं लेकिन इसको जरा भी ख्याल नहीं कि इतनी ठंड में समय से घर आ जाओ। सारा काम फैला पड़ा है और ये बाहर मटर गश्ती कर रही है। ये सब आपकी गलती है। आपने अपनी सौतेली बेटी को अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर आपने इसे पहले उसकी लिमिट बता दी होती ना तो आज वही सर आपके सर पर चढ़कर नाच नहीं रही होती। आप ढील दोगी तो वो तो फायदा उठाएगी। कोई बात नहीं, अगर मैंने इसे सर पर चढ़ाया है ना तो मैं ही इसे उतारूंगी। आज इसे आने दे, सारा भूत उतार दूंगी मैं इसका। इतना बोलकर अब सुनीता गुस्से में इधर उधर चक्कर काटने लगती है। रात के 8:30 बजते हैं और विनीता कांपती हुई घर आती है। सुनीता हाथ में डंडा लेकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में बौखलाते हुए विनीता से कहती है, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि घर समय से आ जाए कर, क्योंकि रात का खाना तुझे ही बनाना होता है, लेकिन तू है जो सिर्फ अपनी चलाती है। हम यहाँ भूखे बैठे हैं और तुझे अपनी मस्ती सूझ रही है। माँ माफ कर दो, वो क्या है ना, आज आते हुए मुझे ट्रैफिक ज्यादा मिल गया था और ठंड की वजह से कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ। तुझे देर हुई है ना तो अब तुझे इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि हमारी बात काटने का क्या मतलब होता है। सुनीता विनीता को धक्का देकर रसोई की तरफ भेज देती है और विनीता रोते रोते खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए विनीता रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये तू मुझे कैसी जिंदगी दे रहा है। तूने पहले मुझसे मेरी माँ छीन ली और जब पापा मेरी खुशी के लिए मेरी दूसरी माँ लेकर आए तो मेरी दूसरी माँ भी ऐसी निकली जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। उन्होंने मुझे शुरू से मारा पीटा, यहाँ तक कि पढ़ने भी नहीं दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो हद हो रही है। कभी कभी तो मन करता है मैं इस घर से भाग जाऊं, लेकिन भाग कर जाऊंगी कहाँ? अगर भाग भी गई तो दुनिया कहेगी कि लड़के के साथ भाग गई। भले ही पिता नहीं है लेकिन मेरे पिता का नाम खराब हो जाएगा। हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। विनीता खुद से ही बोल ही रही होती है कि तभी उसकी छोटी सौतेली बहन उसके पास आती है और उसे आंसू बहाते हुए देखकर कहती है, दीदी अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही आपकी किस्मत है। वैसे आज भी आप सूप बेचकर आई हो तो बता, आज कितनी कमाई हुई? लाओ, जो पैसे मिले हैं वो माँ को दे दो, वरना आज रात डंडे और पड़ेंगे। फालतू के बहाने यहाँ मत बनाना। रागिनी, आज बहुत ज्यादा ठंड थी तो लोग बाहर ही नहीं निकले, सूप कम बिका है। माँ को समझा देना। मैं क्यों समझाऊं? माँ का मूड पहले ही खराब है और तूने पैसे भी खर्च कर दिए। अब तो पक्का तेरी शामत आने वाली है, और अगर इस बीच में मैंने तेरी साइड ली तो मैं जानती हूँ कि माँ मेरा क्या करेगी। इसलिए भाई मैं कुछ नहीं बोलने वाली, जो करना है तुम दोनों माँ बेटी जानो। रागिनी की बात सुनकर विनीता कुछ नहीं कहती और बस उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। विनीता जल्दी जल्दी खाना बनाती है और वो खुद भूख से तड़प रही होती है, पर डर के मारे कुछ बोलती नहीं। जब खाना बन जाता है तो वो खाना लेकर बाहर आती है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और जैसे ही सुनीता खाने का एक कौर मुंह में लेती है तो वो थाली फेंक देती है और कहती है, ये क्या बनाया है? रोटी कच्ची है और सब्जी में नमक का पता नहीं। तू जानबूझकर हमें ऐसा खाना खिला रही है। आज तुझे एक दाना नहीं मिलेगा, जा और बाहर आंगन में सो। आज तुझे घर के अंदर सोने की जगह नहीं मिलेगी। माँ, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, मैं ठंड में जम जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे अंदर किसी भी एक कोने में सो जाने दो, कल मैं बहुत जल्दी घर आ जाऊंगी। एक शब्द भी और बोला तो बहुत मारूंगी मैं, निकल यहाँ से। सुनीता उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। विनीता पूरी रात आंगन में ठिठुरती रहती है और सुबह होते ही वो फिर काम पर निकल जाती है। अगर आज मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए तो माँ फिर से बाहर सुला देगी। हे भगवान, आज थोड़ी ज्यादा बिक्री करवा देना। विनीता चौराहे पर ठेला लगाती है और इतनी ठंड में गर्मा गर्म सूप की खुशबू से लोग खींचे चले आते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी रुकती है। बेटा, एक सूप देना, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। इतनी ठंड में तेरा सूप तो अमृत जैसा लग रहा है। जी भैया, अभी देती हूँ, ये लीजिए, एकदम गर्मा गर्म है। अब जैसे ही वो ग्राहक विनीता के हाथों का सूप पीता है तो वो उसकी तारीफ करते हुए नहीं रुकता है। वाह बेटा, तुम्हारे सूप में वो जादू है जो शायद किसी गर्मा गर्म खाने में भी नहीं। सच में इतनी ठंड में ये गर्मा गर्म सूप पीकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जान में जान आ गई और शरीर पर मैंने किसी भालू की खाल पहन ली हो। भाई, मजा आ गया। ग्राहक की बात सुनकर विनीता खुश हो जाती है और ग्राहक भी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम तक विनीता की सारी पतीली खाली हो जाती है। आज उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसे देख वो काफी खुश होती है। और जब वो घर आती है तो उसकी सौतेली बहन उसे देखकर कहती है, ओहो, आज तो बड़ी जल्दी आ गई, क्या बात है?
आज सूप में जहर तो नहीं मिला दिया जो इतनी जल्दी बिक गया? नहीं रागिनी, आज सच में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये देखो माँ, आज 2000 की कमाई हुई है। अब तो खुश हो ना? हाँ, ये हुई ना बात, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कल लेट आएगी। कल भी मुझे इतनी कमाई चाहिए। और जा, अब जाकर सफाई कर, घर कूड़ा हो रखा है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब विनीता की मेहनत देख मोहल्ले वाले भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पड़ोसन सुनीता के घर आती है और उससे कहती है, सुनीता, तेरी बेटी विनीता कितनी समझदार है। दिन भर सूप बेचती है और फिर घर आकर घर का काम भी करती है। तू तो बड़ी किस्मत वाली है। अरे क्या किस्मत वाली, सौतेली है ना, इसलिए खटना पड़ता है इसे, वरना ये भी अपने बाप की तरह निकम्मी निकलती। अरे वो तो मैं हूँ जो इसकी बागडोर खींच कर रखती हूँ, वरना ये कैसी है ये तो मैं ही जानती हूँ। जहाँ सुनीता अपनी पड़ोसन से ये बातें बोल रही होती है तो वहीं दूर खड़ी विनीता ये सब सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है और वो तय करती है कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। अब धीरे धीरे वो पैसे बचाने लगती है। माँ को जो देना है वो तो दे ही रही हूँ, पर अब थोड़े पैसे अपने लिए भी बचाऊंगी। मुझे अपनी छोटी सी दुकान खोलनी है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो अपने पास कुछ पैसे जोड़ लेती है। ऐसे ही एक दिन रागिनी विनीता का गुल्लक देख लेती है और, माँ ये देखो, ये दीदी हमसे चोरी छुपे पैसे छुपा रही है। ये हमें धोखा दे रही है। विनीता, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे पैसे छुपाएगी? ला, कहाँ है गुल्लक? माँ, ये मेरे खून पसीने की कमाई है। मैंने घर का सारा खर्चा दिया है। ये बस थोड़े से पैसे मैंने अपने फ्यूचर के लिए रखे थे। तेरा भविष्य मैं हूँ, ला इधर पैसे। इतना बोलकर सुनीता गुल्लक तोड़ देती है और सारे पैसे ले लेती है। ये देख विनीता को बहुत गुस्सा आता है। अब वो और नहीं सह सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, बहुत हो गया माँ, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, हर मार सही, पर अब नहीं। अगर आपको सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है तो ठीक है, अब से मैं घर नहीं आऊंगी। कहाँ जाएगी तू? तेरे पास है ही क्या? मेरे पास मेरी मेहनत है माँ। जो सूप मैं यहाँ बेचती हूँ वो मैं कहीं भी बेच सकती हूँ, लेकिन याद रखना, आपके पास मेरे अलावा कोई और नहीं जो आपको काम कर कर दे सके। ये आपकी सौतेली बेटी भी नहीं। ये बोलकर अब विनीता अपना सामान बांधती है और घर से निकल जाती है और उसे जाता देख सुनीता और रागिनी भी उसे नहीं रोकते। ऐसे कुछ दिन बाद विनीता अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेती है और उसी में वो सोती और अपनी दुकान चलाती। गुजरते समय के साथ अब उसका सूप इतना मशहूर होता है कि दुकान पर लाइन लग जाती है। विनीता जी, आपका जैसा सूप पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता। आपकी मेहनत रंग लाई। शुक्रिया भैया, बस आप लोगों का प्यार है। इधर घर में सुनीता और रागिनी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अब घर में पैसे आने जो बंद हो चुके थे, उन्हें खुद काम करना पड़ता है। माँ, मुझसे बर्तन नहीं बचेंगे। विनीता होती तो सब कर देती, अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता था वो सच में चली जाएगी। अब खाने के लाले पड़ गए हैं। देखो माँ, अपना घमंड खत्म करो और चलो दीदी के पास, क्योंकि वही है जो हमें कमा कर खिला सकती है। रागिनी की बात सुनकर सुनीता भी उसकी बात से सहमत होती है और अगले ही दिन सुनीता और रागिनी विनीता की दुकान पर पहुंचती हैं। वहां भीड़ देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो दोनों अब विनीता से माफी मांगते हुए कहती हैं, विनीता बेटी, हमें माफ कर दे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। घर वापस चलना, तेरे बिना घर सूना है। माँ, घर सूना नहीं है, बस काम करने वाला कोई नहीं है। मुझे पता है आप क्यों आई हो, पर अब मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, आप लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगी, हर महीने पैसे भेज दूंगी। दीदी, हमें भी यहाँ काम पर रख लो ना, हम भी कुछ सीख लेंगे। माँ की तो आदत ही खराब है, उन्होंने सोने के चक्कर में हीरा खो दिया, पर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। रागिनी, ये तो कैसी बातें कर रही है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने दीदी की कभी कदर नहीं की, इसलिए अब आप चुप रहिए। ठीक है, अगर तुम मेहनत करना चाहती हो तो कल से आ जाना, पर यहाँ मैं मालिक हूँ और तुम्हें काम करना पड़ेगा। विनीता की बात सुनकर रागिनी सहमत हो जाती है। यहाँ तक कि सुनीता भी उसके पास काम करने को राजी हो जाती है और इस तरह विनीता अपनी ही सौतेली माँ और बहन को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेती है। रजनी का पति राजेश एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। घर में उनके अलावा उसकी सास और छोटी ननद थे। रजनी, मेरा रोटी का डिब्बा दे दो, मुझे आज फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है। आज मालिक ने बड़ी नई मशीनें मंगवाई हैं, तो सबको जल्दी आने के लिए कहा है। राजेश बेटा, सुमन के लिए पंडित जी एक रिश्ता बता गए थे। मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। ठीक है माँ, इस सोमवार मेरी छुट्टी है, लड़के वालों को घर बुला लेंगे। क्यों रजनी, तुम बताओ। हाँ, ठीक रहेगा। मैं घर पर ही कुछ अच्छा खाने का बना लूंगी। ये बढ़िया बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ।
राजेश और रजनी दोनों में आपसी समझ बहुत थी। इसी कारण वो दोनों अपने परिवार को भले ही कम रुपयों में पर अच्छे से चला रहे थे। सुमन को लड़के वाले देखने आ जाते हैं। उन्हें सुमन पसंद आ जाती है और 6 महीने बाद की तारीख सुमन की शादी की पक्की हो जाती है। रजनी, सुमन की शादी के लिए पैसे भी जोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास 6 महीने का समय है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मेरी शादी की सोने की चेन और चूड़ियां मैं सुमन को दे दूंगी। जेवर का काम हो जाएगा। बाकी तो अभी समय है, हम शादी के लिए जोड़ लेंगे। सुमन, तेरी रजनी भाभी सचमुच कितनी अच्छी है। हाँ माँ, मैं भी यही देख रही हूँ। वो हम सब के बारे में कितना सोचती हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना, खुशियां और परेशानियां दोनों बिना दस्तक दिए आती हैं। एक दिन फैक्ट्री में मशीन पर कपड़ा काटते हुए राजेश का हाथ उसमें आ जाता है। राजेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। देखो रजनी, मैंने राजेश के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम खुद करवाओ। गलती ये मजदूर खुद करते हैं और भरना हम मालिकों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अरे कितना दूं? 1 लाख रुपए तो मैंने लगा दिए। अब मेरे बस की बात नहीं है। अपने आप करो जैसे मर्जी। फैक्ट्री का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजेश पर डाल दी। रजनी के पास अपने जेवर बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पाई पाई राजेश के इलाज में लगा दी। 1 महीने बाद राजेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वो घर आया, पर अभी भी राजेश का हाथ ठीक नहीं था और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। इसलिए पैसों की परेशानी शुरू हो गई। उधर सुमन की शादी के दिन भी नजदीक आ रहे थे। सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन की शादी को 4 महीने बाकी रह गए हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो। जब तक मैं इस घर में हूँ, इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं काम करूंगी माँ जी। पर रजनी, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मैं ढूंढ लूंगी। कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं। रजनी रोजाना ही काम की तलाश में घर से निकलती थी। एक दिन चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने एक टमाटर सूप की दुकान देखी। रजनी ने वहां से पानी पिया। कुछ देर वो टमाटर सूप बनाने वाले को सूप बनाते हुए देखती रही। दुकानदार गर्म गर्म टमाटर सूप कटोरे में डालता, उसमें ब्रेड के टुकड़े डालता और क्रीम मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा था। रजनी को यह काम बहुत ही आसान लगा। ग्राहकों की भीड़ भी सूप की दुकान पर लगी हुई थी। अगर मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले के पास लगा लूं तो ये सूप बनाना तो बहुत ही आसान है। राजेश अभी कुछ समय और काम पर नहीं जा पाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही होगा। आगे सुमन की शादी भी करनी है। सब बातें सोचती हुई रजनी घर आती है और राजेश से इस बारे में बात करती है। राजेश मान जाता है। रजनी के पास उसका मंगलसूत्र रखा था। पहले तो उसे देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक सुनार को अपना मंगलसूत्र बेचकर 5000 रुपए ले आती है। उन रुपयों से रजनी सूप बनाने के सारे बर्तन और सब्जियां खरीद लेती है। राजेश एक व्यक्ति को जानता था जो ठेले किराए पर देता था। अब रजनी को बस सूप बनाना शुरू करना था। रजनी सारी तैयारी के साथ भगवान को याद करके अपना टमाटर सूप का ठेला मोहल्ले में लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक रजनी के ठेले पर टमाटर सूप पीने आने लगे। शुरू शुरू में उसकी कमाई थोड़ी होती थी, पर जैसे जैसे रजनी ने टमाटर सूप और स्वादिष्ट बनाना शुरू किया तो ग्राहक बढ़ने लगे। रजनी बहू, अगले महीने सुमन की शादी है। मैं सोच रही थी कि कुछ खरीदारी शुरू कर देते। माँ जी, आप चिंता मत करो। मैंने 5 लाख रुपए की एक कमेटी डाल दी थी। इस महीने मैं वो कमेटी उठा लूंगी। फिर हम आराम से सुमन के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं। बाकी रोजाना की कमाई से भी कुछ न कुछ बचत हो ही जाएगी। रजनी, तुम जैसी बहू पाकर हम सचमुच बहुत धन्य हो गए। तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि टमाटर सूप का काम शुरू किया। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो मेरा काम इतना चल पड़ा। अब आप चिंता मत करो, हम बहुत धूमधाम से सुमन की शादी करेंगे। रजनी ने टमाटर सूप घरों में ऑनलाइन डिलीवर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रजनी की मेहनत से उसका टमाटर सूप का ठेला चल पड़ा। राजेश की तबीयत में सुधार था। वो भी रजनी की मदद करता था और फिर दोनों ने मिलकर अपना सूप का काम और बढ़ा लिया और पैसे जोड़कर सुमन की शादी भी धूमधाम से कर दी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब
कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।